हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज सभी लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो लाइफ में भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उस टॉपिक का नाम है मुद्रा और मुद्रास्फीति। इसी के बारे में चर्चा हम आज करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर पढ़ते हैं और वो चैप्टर है मुद्रा और मुद्रास्फीति। तो चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको समझना है इसमें कि मुद्रा है क्या और मुद्रास्फीति है क्या। ये छोटा वर्ड है लेकिन एग्जाम में अगर आ जाए तो समस्या खड़ी कर देती है। चलिए देखिए, मुद्रा का सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए आप कि पैसा। क्या है? पैसा। जो हमारे पास जितने रुपये होते हैं, चाहे वो सिक्का हो या नोट हो, वह मुद्रा कहलाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमको पढ़ना है मुद्रास्फीति। पहले हम इसके बारे में, मुद्रा के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे किसके बारे में, मुद्रास्फीति के बारे में। तो चलिए, पहला यहाँ पॉइंट है, आपको समझना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। सीधा सीधी का मतलब आप समझ सकते हैं कि वस्तु का एक्सचेंज, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अगर हम लेन देन कर लेते हैं तो उसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। यहाँ देखिए, उसका परिभाषा भी लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु का आदान प्रदान बिना किसी मुद्रा के एक वस्तु से दूसरे वस्तु से होता है तो उसे कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे हम गांव में रहें या शहर में, अधिकतर लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली का उदाहरण गांव में देखा जाता है। एक गांव का पड़ोसी आदमी दूसरे घर वाले के यहाँ कुछ सामान लाने के लिए जाता है और वह सामान कुछ भी हो सकता है, आटा, चावल, गेहूं, दाल, जो भी है वो वस्तु लेकर गया दूसरे घर और उनसे कहता है कि हम आपको 2 किलो दाल दे देते हैं और बदले में आप हमें 5 किलो चावल दे दीजिए। कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और आपस में क्या कर लिया, वो अदला बदली कर लिया। तो इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ एक्सचेंज करना, बदलना ही यह प्रोसेस कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे। इसको समझने के बाद और कुछ भी पॉइंट हम नोट करेंगे और याद भी रखेंगे। जैसे प्राचीन समय में, बहुत पहले का समय में यह बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित था वस्तु विनिमय प्रणाली, क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। तो इससे है बहुत सारी समस्या भी आई। वस्तु एक्सचेंज में बहुत सारी समस्या आए। कुछ समस्या को हम देख लेते हैं। जैसे मूल निर्धारण की समस्या। अब हम एक वस्तु लेकर गए, वो हमको वस्तु दे दिया, फिर किसी के पास गए, उसी प्रकार से काम हुआ, फिर हम अगले व्यक्ति से मिले तो वस्तुएं की ही लेन देन करें। हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है कि उस वस्तु का कीमत क्या है, क्योंकि हम तो अदला बदली कर लेते हैं। तो यह समस्या पहले जनरेट हुई, मूल निर्धारण की समस्या। कितना की वस्तु है यह हम पता नहीं कर सकते हैं। तो पहला समस्या तो यह हो गया। दूसरा समस्या क्या था? दूसरा समस्या यह है संचय की समस्या। संचय मतलब जमा करना। अगर किसी वस्तु को हम एक्सचेंज करते हैं और वह हमारे पास इकट्ठा होते जाता है तो हम उसको रखने के भी किस जगह पर रखें, कहाँ पर रखें, स्थान कहाँ पर ढूंढें, ये सभी समस्या आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मान लिया जाए हम ही आपको पढ़ा रहे हैं और इस क्लास में कहें कि जितना भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, चाहे जो मेरे साथी हैं, वो वस्तु के माध्यम से भी हमारे पास क्लास आकर कर सकते हैं। वस्तु हमें दे, बदले में हम उन्हें क्या देंगे, शिक्षा देंगे।
एक विद्यार्थी आया, कहा हाँ सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम क्या करेंगे 10 किलो चावल दे देंगे। हम क्या कर देंगे 10 केजी हम चावल दे देंगे। ठीक। दूसरा विद्यार्थी भी आया, उसके पास भी पैसे की समस्या था, वो कहा 10 किलो हम आलू दे देंगे। इसी प्रकार से सब आता गया, क्योंकि उस समय मुद्रा था नहीं, मान के चलिए। तो इसी प्रकार से ढेर सारे वस्तुएं हमारे पास हो गया, और हम आते जाते हैं बहुत दूर से, मतलब हम आते जाते हैं या फिर नालंदा से आते हैं पटना, पटना से जाते हैं गया, वहां पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से लाने और ले जाने की समस्या होती है। संचय हम कैसे करें, कहाँ पर रखें? पैसा रहता है, हम पॉकेट में डालते हैं, जितना देरी पढ़ाएं उसका फीस लिए और तुरंत हमें कोई बोझ नहीं होता। लेकिन इसके साथ यही समस्या हुई, संचय की समस्या। तो यह भी पॉइंट हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, दूसरा है स्थानांतरण की समस्या, ले जाने में। अभी भी बताएं कि आने ले जाने में परेशानी। जैसे हमने अभी उदाहरण दिया, पैसा का पैसा रहता तो पॉकेट में रख कर चल जाते, और सब पढ़े और धान चावल गेहूं आटा ये सब दे, तो हम कैसे उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं? तो ये सभी भी समस्या हुआ। वस्तु विनिमय की समस्या। एक है विभाजन की समस्या, विभाजन वाला भी देख लीजिए। मान लिया जाए कोई व्यक्ति है और उसे बहुत सारा सामान खरीदना है, और यह दुकान है, दुकान नंबर 1, दुकान नंबर 2, दुकान नंबर 3। एक आदमी गया और कहा, उसके पास एक वस्तु था, मान लिया जाए कोई वस्तु है, जानवर को ले लीजिए, ले लिया वह कबूतर, कबूतर ले लिया, कोई भी पक्षी ले लो या जानवर ले लो, कबूतर ले लिया। और इसके पास गया और कहा हमको 1 केजी चना दे दीजिए। और इसी आदमी को फिर दूसरे दुकान से कुछ और लेना हो जो इस दुकान में ना मिले, और इसके पास वस्तु क्या है, वस्तु विनिमय वाला साधन चल रहा है, और ए गया इसके पास, यह दुकान से भी कुछ लिया, और कुछ दुकान जो 3 नंबर था उसमें भी कुछ सामान इसको खरीदना था जो इस दुकान में नहीं था। तीनों से हमने सामान ले लिया, है ना। क्या तीनों को हम किस प्रकार से विभाजन करें? अगर मान लिया जाए चावल रहता तो इसको कुछ देते, कुछ इसको देते, कुछ इसको देते। अब एक कबूतर है, कबूतर किसी को पंख देंगे, किसी को पैर देंगे, तो क्या वो लेगा? नहीं लेगा। तो यह समस्या विभाजन की समस्या हुई, और इस समस्या से वस्तु विनिमय प्रणाली का दोष हुआ। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछ देता है, मान लिया जाए यहीं आपको क्वेश्चन उठा दे हम कि निम्नलिखित में से कौन वस्तु विनिमय के दोष हैं? ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष हैं? ऑप्शन 4 को दे दिए। ऑप्शन नंबर ए मान लिया जाए मूल्य निर्धारण की समस्या, बी दे दिए हम ऑप्शन में संचय की समस्या, सी दे दिए हम स्थानांतरण की समस्या, और डी दे दिए हम विभाजन की समस्या, और एक ऑप्शन और दे दिए ई, इनमें से सभी, इनमें से सभी। बीपीएससी वाला में 5 ऑप्शन रहता है, अब तो हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ, अब क्या मारोगे इसमें, क्योंकि यह सभी आंसर सही है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। अगर ये सब नहीं समझते और अगर आपसे पूछ देता है ये क्वेश्चन, तो फिर स्किप करना पड़ता कि क्या पूछ दिया है एग्जाम में, और हमें स्किप करके निकलना पड़ता। लेकिन आज से आप नहीं निकलिएगा। अगर इस टाइप का अगर वस्तु विनिमय प्रणाली की क्वेश्चन रहे तो देख लीजिए उसका क्या क्या दोष आया। तो मूल निर्धारण की समस्या का दोष, संचय की समस्या, स्थानांतरण की समस्या और विभाजन की समस्या। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाएगा। चलिए, इस पॉइंट को समझ लिए, वस्तु विनिमय समझ गए। अब है वस्तु विनिमय जो हुआ वो प्राचीन समय में कैसे होता था। जब आदमी शिकार करते थे या पशुपालन करते थे या फिर खेती करना सीखे, तो इस समय भी वस्तु विनिमय ही चल रहा था, वस्तु विनिमय ही चल रहा था। जैसे वस्तु विनिमय में, जैसे मान लिया जाए आदमी शिकार कर रहा है, शिकार युग में था आदमी,
मानव शिकार युग में था, तो उस समय वस्तु विनिमय कैसे होता था? तो जो शिकार किया, जो जानवर को मारा, उसी जानवर को खाल खाल जो होता है, खाल का अदला बदली होता था, तो खाल मुद्रा कहा जाता था उसको। शिकार युग में पूछ देगा, जब मानव शिकार करना शुरू किया उस समय मुद्रा प्रणाली थी, तो मार देना है खाल मुद्रा। दूसरा नंबर में है, धीरे धीरे मनुष्य की जानकारी बढ़ती गई और वह शिकार युग से पशुपालन युग में आया। आप लोग ने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ऐसे वो भी एंशिएंट हिस्ट्री हम पढ़ाएंगे, प्राचीन काल के इतिहास पढ़ाएंगे, तो उसमें सभी बातें देखेंगे, शिकारी, पशुपालन, कृषि वगैरह सब आएगा। तो बने रहिएगा सिर्फ वीडियो में, टोटल एक एक पॉइंट करके बताएंगे आपको, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं बिहार वाला, चाहे बिहार पुलिस का कर रहे हैं, या बिहार दरोगा का कर रहे हैं, तीनों से, या फिर शिक्षक जो अभी निकला है उसका तैयारी कर रहे हैं, जीएस लेवल सबका वही होता है, वही से क्वेश्चन उठाता है, सिर्फ फर्क रहता है मैथ और रीजनिंग में। तो बने रहिएगा वीडियो में, सभी एक एक चीज हम बताएंगे। चलिए देखिए, तो आप समझ गए थे शिकार युग में खाल मुद्रा था, पशुपालन युग में तो पशु मुद्रा। अब कृषि कार्य करने लगे लोग, तो क्या चीज का अदला बदली करेंगे? तो अदला बदली करेंगे अनाज का, क्योंकि किसान क्या करेंगे? अनाज उत्पादन करेंगे। तो वस्तु मुद्रा इसी को कहते हैं। चलिए, धातु मुद्रा जब आया, शिकार युग, पशुपालन युग, कृषि युग के बाद अगर धातु में आया मानव, तो फिर सिक्का बना। क्या बना? सिक्का मुद्रा बना। अब क्वेश्चन पूछ देगा, निम्न में से कौन धातु मुद्रा है? मान लिया जब पूछ दिया क्वेश्चन, निम्न में कौन धातु मुद्रा है, अब दे दिया लोहा का छड़, चांदी का बर्तन और एक सिक्का रहा, तो आप किसको मारेंगे? सिक्का का, क्योंकि धातु मुद्रा सिक्का का पहले चला था। उसके बाद है पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा को संकेतिक मुद्रा भी कहते हैं। जो हमारे पास नोट होता है, 10 रुपया का नोट, 20 रुपया का नोट, 30 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 200, ये सब क्या है? संकेतिक मुद्रा है, लेकिन वैलिड मुद्रा है। क्या है? वैलिड। किससे वैलिड? हमारे भारत सरकार से वैलिड रहता है। अगर 20 रुपया के नोट है, सरकार का कुछ उसमें नहीं निशान रहे, तो वैलिड नहीं होता है। उसमें लिखा हुआ रहता है, मैं धारक को 20 रुपया अदा करने का वचन देता हूं। देखिएगा, नोट में ऐसा लिखा रहता है, मतलब भारत सरकार कहती है कि हम आपको वचन देते हैं कि 20 रुपया है तो 20 रुपया है। अगर सरकार चाहे कि एक प्लास्टिक बनाए और प्लास्टिक में लिख दे 100, तो वह प्लास्टिक क्या है? वैलिड हो जाएगा, 100 रुपया का हो जाएगा। अगर कोई दुकानदार उसे आनाकानी करता है, नहीं लेता है, तो उसके खिलाफ क्या होगी? कार्रवाई होगी, सरकार कार्रवाई करेगी। तो ये वैलिड मुद्रा होता है, जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है। तो पत्र मुद्रा समझ गए होंगे, जो नोट वगैरह है। और वो पत्र मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? संकेतिक मुद्रा। संकेत रहता है ना, देखिएगा उसमें संकेत लिखा रहेगा अंक में, और किसी महापुरुष का फोटो रहेगा, जैसे महात्मा गांधी जी होंगे। और ऐसा नहीं कि पिक्के वाला याद आ जाए आपको। पिक्के वाला में क्या हुआ था, यहां से समझ में आ जाएगा। पिक्के वाला में जब उसको जरूरत पड़ा खाने की भोजन, तो पैसा तो कहां से लाया था, समझ रहे हैं आप? एक गाड़ी से आता था, और वहां से वह ले गया दुकान में, तो पैसा को दिया, उसको लगा कागज है, कागज को देते हैं तो क्या देता है हमको? वस्तु खाने के लिए देता है। वह ढेर सारा पेपर वगैरह का फोटो का कटिंग वटिंग कर करके पिक्के फिर जाता है, और जा करके देता है, तो कहता है ये वाला नहीं, दूसरा देता है, गांधी जी वाला फोटो वाला, कहता है ये भी नहीं। जब नोट निकाल के देता है तब देता है हाँ यही, तो वो वैलिड मुद्रा हुआ। तो आशा करता हूं कि ये भी सांकेतिक मुद्रा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब होता है प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? प्लास्टिक मुद्रा हो गया जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया और एटीएम हो गया, वो सब क्या है? प्लास्टिक मुद्रा है। क्वेश्चन आ चुका है बिहार पुलिस में कि बताए निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? लिख देगा ई रुपया, 10 रुपया, फिर लिख देगा एटीएम कार्ड, लिख देगा एटीएम, तो क्या हो जाएगा? एटीएम। एटीएम
कार्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्लास्टिक मुद्रा है। तो आशा करता हूं कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, एक है साख मुद्रा। कौन है? साख मुद्रा। साख मुद्रा को कहते हैं चेक। जब हम बैंक में अकाउंट खुलाते हैं तो खुलाने के फलस्वरूप कुछ दिनों के बाद हम अप्लाई करते हैं कि हमको चेक चाहिए, तो वह इतना बड़ा लंबा, उसमें बैंक का कुछ खाता नंबर वगैरह साइन करने का जगह रहता है, अमाउंट भरने का जगह रहता है, और 10 से 20 पेज या 50 पेज का रहता है, छोटा सा जितना पैसा रहता है, लेकिन वो वैलिड रहता है और उसी को चेक कहा जाता है। तो चेक कैसी मुद्रा है पूछ देगा, चेक कैसी मुद्रा है, तो आपको मारेंगे साख मुद्रा है। क्वेश्चन कैसे पूछता है देखिए, निम्न में से कौन साख मुद्रा है? और साख मुद्रा किसे कहते हैं पता नहीं है, तो वह गलती करेगा, या ए ऑप्शन मारेगा या बी मारेगा, सी मारेगा, क्योंकि साख पता नहीं है उसको। तो ये सब ध्यान देने वाली छोटी छोटी बातें हैं, आपको माइंड में सेट हो जाएगा। एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा। और चलिए, साख मुद्रा हो गया। नेक्स्ट है डिजिटल मुद्रा। आजकल डिजिटल मुद्रा बहुत जोरों से चल रहा है, जैसे बिटकॉइन, ई रुपया, ये सभी क्या है? ये डिजिटल मुद्रा है। पैसे से लेन देन करते हैं, यहां से मारते हैं, मोबाइल से टिपते हैं, चला गया, तो यह क्या हो गया? डिजिटल मुद्रा हो गया। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और समझना है इसमें, वह है मौद्रिक प्रणाली क्या है। देखिए, मौद्रिक प्रणाली कहा जाता है, ये भी है मुद्रा। और मुद्रा को समझने के पहले आप समझिए, क्योंकि मुद्रा समझा चुके थे, मुद्रा माने पैसा होता है। मुद्रा का तरलता का मतलब समझिए, तरलता क्या है? तरलता, तरलता का शब्द बहुत ही सरल दिखने में लगता है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो गलत मार के आइएगा क्वेश्चन। तरलता का मतलब होता है जो पैसा हमारे पास है, जो पैसा जल्दी जल्दी खर्चा हो जाए, उसी को कहते हैं तरलता। समझ में आ गया होगा। चलिए, अब है M1, M2, M3, M4। एक क्वेश्चन देता है ऐसे, जैसे ही देखता है स्टूडेंट लोग कि वो M1, M2, M3 वाला क्वेश्चन है, पेज उलटता है, छोड़ देता है क्वेश्चन। लेकिन ध्यान दीजिए, आज के बाद आप अगर M1, M2, M3, M4 अगर क्वेश्चन पूछे तो आप बढ़िया से पढ़ेंगे और सही ऑप्शन मारिएगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिए, M1 मतलब होता है फर्स्ट मुद्रा, क्योंकि मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहा जाता है, MONEY, मनी कहा जाता है। तो फर्स्ट मुद्रा, सेकेंड मुद्रा, थर्ड मुद्रा और फोर्थ मुद्रा। समझ में आ गया। अब एम मुद्रा किसको कहते हैं? M1 किसको कहते हैं? तो जनता के पास पैसा, चाहे वह पैसा नोट के रूप में हो या सिक्का के रूप में हो, प्लस बैंक में मांग जमा को M1 कहते हैं। समझ में आ गया। अब है बैंक में मांग जमा क्या है? तो बैंक वाले को पता रहता है कि किस आदमी किस एरिया में कितना पैसा है ना, तो वह एक ऑफर निकालता है कि हमारे बैंक में आइए, हम आपको 8% या 9% का ब्याज देंगे, और वो पैसा मेरे पास रहेगा और आपको हम क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो ऐसी मुद्रा को बैंक में मांग मुद्रा कहा जाता है या जमा कहा जाता है। बैंक में मांग जमा, बैंक मांगा आपसे, आप जाकर क्या कर दिए? जमा कर दिए, और जमा किए तो उसके बदले में वो क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। M1 जनता के पास जितने पैसे होते हैं, चाहे वह नोट के रूप में रहे या सिक्का के रूप में रहे, और प्लस आदमी या पब्लिक कहिए, जनता कहिए, बैंक में जाकर के पैसा भी जमा करता है, वो सभी मिला करके जितना मुद्रा हुआ उसी मुद्रा को कहा जाता है M1। चलिए, M2 क्या है? सेकेंड मुद्रा देखिए, M1 प्लस डाकघर में मांग जमा। ध्यान से देखिएगा, M1 प्लस डाकघर में मांग जमा, उस मुद्रा को कहा जाता है M2। M1 का मतलब तो समझ गए, M1 का मतलब इतना सारा जो अभी बताएं, ए, और डाकघर में मांग जमा,
होता है क्या, पैसा आदमी दो जगह जमा करता है, एगो जमा करता है बैंक में और दूसरा जमा होता है डाक घर में। डाक घर में और बैंक में भी दो तरह के मुद्रा जमा होते हैं और डाक घर में दो तरह के मुद्रा जमा होते हैं। एक होता है कि जमा कीजिए हम इंटरेस्ट देंगे, और एक होता है कि फिक्स जमा कीजिए, उस पर अगर टाइम पूरेगा तो हम पैसा आपको इंटरेस्ट सहित देंगे। डाकघर में भी यही होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। तो M2 का मतलब डाकघर भी मांगता है जनता से पैसा कि आपके पास पैसा है तो हमारे पास जमा कीजिए, हम आपको इतना दिन में इंटरेस्ट देंगे। तो वैसी मुद्रा को M2 मुद्रा कहा जाता है, जिसमें M1 प्लस डाकघर में मांग जमा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए M3 क्या है, तो M3 M1 कहे तो ये सभी यहां से लेके यहां तक जनता के पास पैसा, चाहे नोट हो या सिक्का हो, प्लस बैंक द्वारा मांगा गया पैसा, वो सभी पैसा M1 प्लस बैंक के सावधि जमा और आवर्ती जमा का जो कुल पैसा होता है उसी को कहा जाता है M3, थर्ड नंबर का मुद्रा। ध्यान दीजिएगा। अब है यहां सर सावधि जमा योजना किसको कहेंगे और आवर्ती जमा योजना किसको कहते हैं। बैंक में ये सब होता है, जब हम खाता खुलाने के लिए जाते हैं तो बैंक वाला हमसे पूछता है कौन सी खाता खुलाना है, सावधि जमा खुलाना है या फिर आवर्ती जमा खुलाना है। आदमी को समझ में नहीं आता है कि सावधि जमा क्या है और आवर्ती जमा क्या है। हाँ खुला दीजिए ना, जो भी रहेगा चलेगा। तो लेकिन आज से अगर अब पूछे तो आज से आप समझ जाइएगा कि सावधि जमा में कौन सी खाता के बारे में पूछ रहा है पैसा जमा करने के लिए, आवर्ती में कौन कह रहा है। सावधि जमा का मतलब होता है जमा अगर पैसा करने जाए तो फिक्स डिपॉजिट होता है, यह ध्यान रखिएगा। फिक्स डिपॉजिट होता है। एक बार सावधि माने सब अवधि पूरा होने के बाद पैसा मिलेगा, यहीं से निकल जाता है इसका अर्थ। सावधि जितना दिन के लिए जमा किए वो पूर जाएगा, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा इंटरेस्ट सहित, उस जमा को कहा जाता है सावधि जमा। आवर्ती जमा क्या होता है, आवर्ती जमा होता है कि कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा कम है वह व्यक्ति चाहे तो महीने महीने आकर के बैंक में पैसा जमा कर सकता है। जैसे किसी को हुआ कि रोज कमा रहा है और 200 रुपया बच रहा है, उसको वो जाके कहाँ डाल देगा पैसा जमा करेगा, वो आवर्ती जमा में करेगा। तो आशा करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा, बैंक जमा और आवर्ती जमा। चलिए वही लिखा हुआ है सावधि जमा और आवर्ती जमा। तो M3 का मतलब क्या हुआ, थर्ड नंबर का मुद्रा में M1 प्लस बैंक में सावधि जमा और आवर्ती जमा। ठीक है। M4 के मतलब क्या होता है, M4 का मतलब हुआ M3 मतलब ए इतना, समझ गए, और प्लस डाकघर में सावधि जमा और आवर्ती जमा को मिला दिया जाता है, कुल मुद्रा को कहा जाता है फिर M4। अगर अब आपको M1, M2, M3, M4 के बारे में पूछे तो मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जरूर इसे समझ गए होंगे कि M1 क्या है, फर्स्ट ग्रेड का मुद्रा क्या है, सेकेंड ग्रेड का मुद्रा क्या है, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। अब इसमें जो है कुछ और समझना है। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछ देता है, सबसे अधिक तरल मुद्रा कौन है या सबसे अधिक तरलता किस मुद्रा की होती है। क्वेश्चन दिमाग खराब कर दिया, लेकिन अब से नहीं होगा। तरलता का अभी बताएं कि जो पैसा तुरंत खर्चा हो जाए तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं, तरलता मुद्रा। अब बताइए पैसा कहाँ खर्चा होगा, जनता वाला पैसा जो अपने पास रखा हुआ है वो पैसा जल्दी खत्म होगा या फिर जो आप जमा कर दिए 10 वर्ष के लिए वो पैसा खत्म होगा। तो जाहिर है
कि जब हमारे पास पैसा रहेगा तो जब चाहेंगे हम जब उसका यूज करेंगे। जैसे ही कोई काम पड़ा हमें तुरंत निकालेंगे, अगर थैला में रखा हुआ है, बैग में रखा हुआ है तो वहां से निकालेंगे और फिर तुरंत मार्केट से ले लाएंगे। लेकिन अगर बैंक में जमा किया हुआ है पैसा तो क्या करेंगे, वहां जाइए, भरिए, लाइन में लगिए, नंबर आएगा 2 घंटा 4 घंटा के बाद तब आइएगा, प्रोसेस लंबा होता है। तो सबसे तरल मुद्रा कौन है, तो सबसे तरल मुद्रा है M1, क्योंकि M1 का मतलब होता है जनता के पास पैसा, वो आएगा। जनता के पास पैसा है, नोट वाला भी है और सिक्का वाला भी है, तो जब चाहे जब खर्चा कर देगा। लेकिन यहाँ देखिए, फिर है, यहाँ से खर्चा हो जाएगा, फिर यहाँ झरा, खत्म हुआ पैसा, बैंक में जाएगा, बैंक से भी तुरंत निकाल लेगा, 1-2 घंटा वेट करेगा तो यहाँ से भी निकल जाएगा। लेकिन M2 वाला में जाके देखिए, M1 कहे तो डाक ए वाला और प्लस बैंक वाला और प्लस डाकघर वाला। अगर आपका पैसा बैंक में जमा है और डाक घर में जमा है, निकालने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और निकालने में टाइम लग जाएगा तो जल्दी खर्चा नहीं होगा, कुछ देरी के बाद खर्चा होगा, जब निकालिएगा तब खर्चा होगा। तो ऐसे मुद्रा को तरलता क्या होती है, कम होती है, इससे कम तरल ए हो गया। चलिए, और उसके बाद तीसरा नंबर में आइए, तो इससे तरल कम यहाँ हो गया और इससे तरल कम M4 होगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कौन पैसा ज्यादा पहले खर्चा होगा, घर में रखा हुआ पैसा या बैंक वाला। तो ये सभी बातें आप समझ गए होंगे। तो अधिक तरलता किस मुद्रा को कहते हैं, तो M1 मुद्रा को। दूसरा नंबर देखिए, इसी को कहते हैं M1 मुद्रा। और M1 मुद्रा के बाद पूछ देता है कि विस्तृत मुद्रा कौन है, मतलब फैला हुआ मुद्रा, जो निकालने में टाइम लगेगा, खर्चा जो है कुछ समय बाद होगा, 5 घंटा 10 घंटा के बाद या फिर लंबे समय के बाद खर्चा होगा, तो उस पैसा को कहा जाता है विस्तृत मुद्रा। और विस्तृत मुद्रा कहा जाता है M4 को, M4, क्योंकि डाकघर में आप सावधि जमा भी कर दी हैं, आवर्ती जमा भी कर दी हैं। आवर्ती जमा मतलब पैसा फिक्स है, वहां निकालने का टाइम जो है, जमा करने के टाइम तो ले लिया पैसा, लेकिन निकालने के टाइम में आपका समय पूरेगा तब पैसा दिया जाएगा, तो ये पैसा जल्दी खर्चा होगा नहीं होगा। तो ऐसी मुद्रा को विस्तृत मुद्रा कहते हैं। तो पूछ देगा विस्तृत मुद्रा कौन है, तो M4 मुद्रा। समझ में आ गया हो। चलिए, क्वेश्चन और बनता है, सबसे कम तरल मुद्रा कौन है, मतलब सबसे कम खर्चा होता है, तो यही वाला ना, M4 वाला मुद्रा सबसे जमा है, टाइम पूरेगा तब आएगा ना, तो इसीलिए सबसे कम तरल मुद्रा कहे तो भी M4 होगा, विस्तृत मुद्रा कहे तो भी M4 होगा। लेकिन अधिकतम तरल माने खर्चा होने वाला पैसा तो यही वाला M1 वाला। M1 तुरंत खर्चा हो जाएगा, जेब से निकालेगा पैसा, बाजार में क्या करेगा, धूम मचा देगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्या है M1, M2 और M3 और M4। आशा करता हूं कि नेक्स्ट क्लास भी आप लोग देखिएगा, जुड़े रहिए हमसे और हमें प्रोत्साहन कीजिए। प्रोत्साहन कहें तो आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट किया कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाएं दें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।